ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ अपना उस तो बाद संजीव बलियान जी अपना विषय रखेंगे और अगली कार्रवाई शुरू होगी। जिला प्रधान जी सब का स्वागत करें। बहुत ही सत्कारयोग साडे अज पहुंची साडी पहला पटियाले दी प्रेस, मैं इन्हां दा हार्दिक धन्नवाद करदा कि एक छोटे जे सद्दे ते तुसीं अज इकत्तर होए हो। सारी प्रेस दा मैं तहे दिल तो धन्नवाद करदा और साडे च विशेष साडे च अज डॉक्टर संजीव वलिया जी ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਔਰ ਆਰਪੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। और मेरे चंडीगढ़ ऑफिस तो अरविंद मित्तल जी सैकटरी ने पंजाब दे, उन्हां दा स्वागत करदा। और जगदीप सिंह जी औजला वाइस प्रधान किसान मोर्चा चंडीगढ़ तो साडे नाल जुड़े ने, उन्हां दा मैं तहे दिल तो धन्नवाद करदा। और साडे स्टेट दी भैन साडी 9 ਲੱਖਾ जी सकत्तर ने और पटियाले तो ने, इन्हां दा भी मैं इत्थे पहुंचण ते धन्नवाद करदा। और जगदीप सिंह जी सोडी कार्यकारिणी सदस्य ने, उन्हां दा धन्नवाद करदा। और वाइस प्रधान साडे किसान मोर्चा दे रविंदर सिंह गिन्नी जी जिले दे, उन्होंने भी धन्यवाद करदा जो कि स्टेट च इन्हां कोल भी ओहदा। और गुरजीत सिंह कोहली जी और मेरे दोने महामंत्री बलविंदर जी और वरुण जी, उन्हों का मैं नाल अपने धन्यवाद करदा। और मैं हुण बेनती करदा साडे मंत्री जी नूं, भारत सरकार वलिया जी नूं कि डॉक्टर साहब हुण अपना संबोधन सब दा तहे दिल तो धन्नवाद। कोहली साहब हुण मैं बेनती करांगा साडे केंद्रीय मंत्री जिहड़े मोदी साहब दे नाल उन्हां दी कैबिनेट च ने, श्री संजीव बलियान जी, उन्होंने प्रेस नूं संबोधित करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ मेरे बड़े भाई और पंजाब से ही राष्ट्रीय महामंत्री पंजाब के रहने वाले तरुण चुग जी, और मीडिया में इस समय भारतीय जनता पार्टी बुलंद आवाज संबित पात्रा जी, बड़े भाई आरपी सिंह जी। सौभाग्य है मेरा कि इस कोरोना काल में दूरी से ही लेकिन पत्रकारों के माध्यम से पटियाला के किसानों से आज रूबरू होने का अवसर मुझे मिला है। शायद अगर कोरोना ना होता और आपके बीच में बैठकर हम बातें करते तो शायद किसानों के बीच में आप भी होते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि कोरोना में हम दूरी से हम सब लोग आपस में मिले। आज जो नए कृषि 3 अध्यादेश आए उनके संबंध में आपसे बात करने का अवसर मुझे मिला है। आजादी के बाद जब देश में खाने के लिए गेहूं और चावल नहीं था, हम गेहूं का इंपोर्ट करते थे। और जब हरित क्रांति की बात आई तो जो सबसे पहले खड़ा हुआ वो पंजाब का किसान था। शायद पंजाब का किसान उस समय पर खड़ा ना होता तो इस देश को गेहूं खाने के लिए भी विदेश से मंगाना पड़ता था, और आज भी शायद ये हालात होती, गेहूं हो या चावल हो। और शायद इसकी एक बहुत बड़ी कीमत पंजाब को चुकानी भी पड़ी है। चाहे वो आज पंजाब सारा डार्क जोन के अंतर्गत है, बहुत पानी नीचे गया, या पंजाब में कुछ कैंसर जैसी बीमारियां हैं। पंजाब की धरती ने अपना सीना चीर कर जो अन्न उगाया, उससे पंजाब ही नहीं पूरे देश का कहीं ना कहीं पेट भरने का काम पंजाब के किसान ने किया है। और पंजाब का किसान पंजाब में ही नहीं उगाता, अगर पूरे देश में कहीं अच्छी खेती देखने की आपको इच्छा है, चाहे उत्तर प्रदेश की तराई हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, या आप अमेरिका में जाएंगे कैलिफोर्निया हो, या कनाडा का वैंकूवर हो, अगर कहीं सबसे अच्छा किसान आपको सबसे अच्छे खेत दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं पंजाब से उसकी जड़ें होंगे, पंजाब से जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे किसानों से आज आपके माध्यम से मैं रूबरू, जिन किसानों को खेती के बारे में शायद इतना पता है जितना दिल्ली में और बड़े बड़े चाहे कृषि वैज्ञानिक बने, उनको भी इतना नहीं पता खेती के बारे में जितना पंजाब के किसान को पता है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो पूरा देश बंद, लेकिन अगर कहीं कोई मौजूद था तो खेतों में किसान। अगर किसान भी कोरोना काल में लॉकडाउन कर देता तो शायद पूरा देश आज समस्या में हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि इस देश की रीढ़ की हड्डी, अगर देश किसी के बल पे चलता है, जीडीपी कहीं जाओ, बाकी बातें कहीं जाओ, लेकिन आज भी नींव की ईंट इस देश की किसान ही है। पूरे कोरोना काल में किसानों की वजह से चाहे गरीबों को राशन देने की बात थी, चाहे दालें देने की बात थी, शायद किसान की मेहनत के बल पे ही सरकारें इस काम को कर पाई हैं।
और उसी कोरोना काल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विचार थे, जो सोच है खेती के प्रति, किसान के प्रति, जब सरकार को समय मिला कुछ काम करने का, तो उसी दौरान 3 अध्यादेश के ऊपर सरकार ने काम करने का प्रयास किया और आपके बीच में 3 अध्यादेश लेकर आई। इन अध्यादेश के बाद शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, हम में से किसी को भी, कि इसका कोई विरोध होगा या इसके बारे में कोई बात करेंगे। शायद मेरे मन में तो ये बात थी कि इन अध्यादेश के आने के बाद पूरे देश से सरकार के फैसले का स्वागत होगा, मोदी जी के फैसले का स्वागत होगा। चूंकि हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके घोषणा पत्र में यही बातें, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी यही बातें, और आज जिन बिलों का हम विरोध करते हैं, सबसे पहले उन बिलों को लागू करने का काम कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में किया। अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो हूबहू वही बातें हैं जो हमने कही। उसके बावजूद बहुत से किसान नेताओं से चर्चा की गई, नीचे तक बात गई, लेकिन जब तक बिल आए कोई विरोध नहीं हुआ। और जब पार्लियामेंट में बिल आया तो भी विरोध, बिल के किसी भी पार्ट को लेकर कोई विरोध नहीं हुआ, किसानों की स्थिति पर चर्चा की गई। शायद अगर पार्लियामेंट में भी कोई अच्छे सुझाव कांग्रेस पार्टी या मुख्य विपक्षी दल देते तो सरकार निश्चित रूप से उनको कंसीडर करती। पता नहीं एक भ्रम क्यों फैलाया गया, एक एमएसपी को लेकर इतना बड़ा भ्रम, क्योंकि एमएसपी के दम पे ही पंजाब में किसान खड़ा हुआ है। पंजाब का किसान गेहूं पैदा करता है और चावल पैदा करता है। भारत सरकार करीब 22 फसलों की एमएसपी डिक्लेयर करती है, जिन 22 फसलों की एमएसपी और एक फसल की गन्ने की एफआरपी। अगर 22 फसलों की 2014 से पहले हम बात करें तो केंद्र सरकार डिक्लेयर तो 22 फसलों की एमएसपी करती है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ गेहूं और चावल खरीदने का काम करती थी। 2014 से पहले गेहूं और चावल खरीदे जाते थे, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के द्वारा उनका पूरे देश में कहीं ना कहीं बंटवारा होता था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी, 2014 से पहले अगर 2009 से 14 की बात करेंगे, कांग्रेस साल जो सरकार थी केंद्र में, तो करीब 3.5 लाख करोड़ की पूरे देश में से खरीद हुई गेहूं चावल एमएसपी के ऊपर या बाकी फसलों की। और अगर हम 14 से 19 की बात करेंगे तो 3.5 से बढ़कर करीब 8 लाख करोड़ की खरीद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा की गई। तो 5 साल में दुगने से भी ज्यादा खरीद इसी नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा की गई है, जिस सरकार के ऊपर एमएसपी पे छेड़छाड़ का आरोप आज विपक्षी दलों द्वारा लगाया जा रहा है। और 2014 से पहले सिर्फ गेहूं और चावल की खरीद थी। 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो दलहन और दलहन की खरीद 5000 गुना बढ़ी है पिछले 5 सालों में। अगर 2014 से 19 की बात करेंगे, हमने एक शुरुआत की, दालों का बफर स्टॉक बनाया। और आपके याद होगा 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम दालें विदेश से इंपोर्ट करते हैं, हम दालें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, जो दालें नहीं खाते हमारे लिए पैदा करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे इस देश के किसान ने 2-3 साल के अंदर ही करीब दालों का इंपोर्ट बंद कर दिया। इतनी दालें हमारे यहाँ पैदा हुई और सरकार ने दालों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की। अब प्रधानमंत्री ने कहा तिलहन का हम आयात करते हैं, करीब 70,000 करोड़ का तेल हम विदेश से मंगाते हैं। अब प्रधानमंत्री की सोच है कि किसान तिलहन की फसलों पर ध्यान दे, इसलिए तिलहन की एमएसपी के द्वारा खरीद शुरू की गई है। तो अगर एक आरोप है एमएसपी का खरीद ना होने का, तो शायद अगर हम दुगनी खरीद कर सकते हैं 2009 से 14 के मुकाबले में 2014 से 19 की, तो ये आरोप कहीं सिद्ध नहीं होता। बल्कि हम तो चाहते हैं कि बाकी फसलों की खरीद भी शुरू हो। इनके अलावा अगर किसी भी प्रदेश से कोई प्रपोजल आता है, जैसे इस साल का करीब 35,000 करोड़ का हम कॉटन की खरीद करेंगे, इस साल करीब 1,35,000 करोड़ की चावल की खरीद जो शुरू हो चुकी है, धान की खरीद पंजाब में भी शुरू हो चुकी है, 26-27 तारीख से पूरे देश में शुरू है। तो इस साल की खरीद का टारगेट करीब 1,35,000 करोड़ रुपए का है। अगर हम गेहूं की बात करें जो पिछले सीजन गया है, तो करीब 75,000 करोड़ से ज्यादा का गेहूं केंद्र सरकार के द्वारा खरीदा गया है। 75,000 करोड़ का गेहूं, 35,000 करोड़ की कपास, 1,35,000 करोड़ का धान। और इसके अलावा भी अगर किसी प्रदेश में बाकी फसलें हैं जिनकी एमएसपी डिक्लेयर होती है, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, या वो जौ हो, और तरह की फसलें हैं, अगर कोई भी सरकार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करती है तो पीएसएस के थ्रू उसकी खरीद की प्रक्रिया भी शुरू है। पिछले साल करीब हमने 14,000 करोड़ की इन फसलों से अलावा पीएसएस के साथ खरीद की है। अब बात आते हैं मंडी की, क्योंकि पंजाब का जो मंडी का ढांचा है वो देश में सबसे मजबूत है। पंजाब की मंडियों का पहले से चाहे किसी की सरकार रही हो, श्रेय सबको जाता है, किसानों को भी जाता है, पहली सरकारों को भी जाता है। जो मंडी व्यवस्था पंजाब या हरियाणा
या कुछ हिस्सा पश्चिम उत्तर प्रदेश जितनी सुदृढ़ है इतनी देश के दूसरे हिस्सों में नहीं है। पता नहीं कैसे भ्रम फैलाया गया है कि सरकार मंडी को समाप्त करना चाहती है। सरकार चाहती है मंडी मजबूत हो और मंडी मजबूत रहेंगी। कहाँ खरीद होगी ये फैसला हम दिल्ली में बैठ के नहीं करते। अगर पंजाब से आज धान खरीदा जा रहा है, पिछले साल धान के 3000 सेंटर थे खरीद के, इस साल 4000 सेंटर है। एक वर्ष में 1000 सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा धान खरीद के बढ़ाए गए हैं। अगर एमएसपी रोकना होता तो 1000 सेंटर हम क्यों बढ़ाते। आज शायद पिछले वर्ष के मुकाबले पंजाब में भी खरीद के धान के सेंटर बढ़े हैं और धान की ज्यादा खरीद है। ये प्रदेश सरकार तय करती है कि प्रदेश में खरीद मंडी में किस जगह होंगी। केंद्र सरकार पैसा देने का काम करती है एफसीआई के द्वारा और खरीदने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी प्रदेश सरकार के ऊपर है। जब जब नए सुधार की कोई गुंजाइश हुई या किसानों के हित में नए सुधार करने का प्रयास किया गया तो हमेशा से विपक्षी पार्टियों को कुछ न कुछ समस्याएं उसमें रही। मैं उत्तर प्रदेश का या और प्रदेशों का आपको गन्ने से संबंधित एक उदाहरण दूंगा। पहले शुगर मिल अगर किसी को लगानी होती थी तो कोर्ट एक लाइसेंस लेना पड़ता था और शायद पुरानी सरकारों में जो पुराने लोग होंगे, पत्रकार बंधु भी वो अच्छी तरह जानते होंगे कि लाइसेंस अगर शुगर मिल का लेना है तो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या थी, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था। वाजपेयी जी की सरकार में पहली बार कहा कि लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जो भी व्यक्ति चाहता है शुगर मिल लगा सकता है। बड़ा विरोध हुआ साहब, ये तो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान के लिए अकाउंट में पैसे आने शुरू हुए, पहली बार वाजपेयी जी की कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे बड़ा विरोध हुआ, ये तो किसान के अकाउंट में पैसे भेजेंगे। अगर दो सबसे बड़े सुधार गन्ने के फील्ड में कभी हुए तो ये दोनों ही सुधार है जिनका शुरू में विरोध हुआ। उसी तरह से 3 बिल जो लेकर आए हैं हम, इन 3 बिल का आज जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो इनके विपक्ष में खड़े हैं, समय आने दीजिए वो कहीं ना कहीं इसके पक्ष में खड़े होंगे। और मैं तो आज आपके माध्यम से कहता हूं, शायद कुछ किसानों से और भी वार्ता होगी। अगर पंजाब का कोई भी व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति इस बारे में बात करना चाहता है, बहस करना चाहता है, अगर इन 3 बिलों में किसान विरोध की एक बात भी कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल कहीं निकाल दे तो हम पहले व्यक्ति होंगे जो मंच पर बैठे जो इस बिल में सुधार का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कहीं ना कहीं से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कई बार की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसकी शुरुआत भी पंजाब में हुई, इसका श्रेय कहीं ना कहीं पंजाब को जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत पंजाब में हुई। इसके ऊपर भ्रम फैलाया गया कि किसान की जमीन ले ली जाएगी। साहब, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पढ़ सकता है तो उसमें स्पष्ट बिल में लिखा हुआ है कि एक फसल से लेके मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट एक फसल का होगा और मैक्सिमम 5 का होगा। और इसमें जमीन का कहीं नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में कि किसान की जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देख सके जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और हम किसान के रूप में, किसानों के रखवाले, किसानों के प्रति बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक भी बिल में एक भी बात को ऐसी नहीं बता सकता कि जो किसान के विरोध में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। अभी पंजाब में कहीं ना कहीं जो डार्क जोन में पंजाब डिक्लेयर हुआ, एक बहुत बड़ी सोच पंजाब और हरियाणा में चली कि नहीं, धान की फसल को कम किया जाए। धान की फसल को कम करके पंजाब और हरियाणा में दोनों तरफ मक्का की खेती कहीं ना कहीं शुरू हुई है, जौ की शुरू हुई है। एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि गेहूं और धान की तो कहीं ना कहीं खरीद है, मक्का की खरीद कहीं ना कहीं कम थी। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर आ जाती है, और मक्का की सबसे बड़ी आवश्यकता आपको पता है पोल्ट्री इंडस्ट्री। पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरे देश में कहाँ है? पंजाब और हरियाणा और तमिलनाडु सबसे ज्यादा है। अगर हम मक्का की पैदावार करेंगे या जौ की करेंगे तो कहीं ना कहीं फीड मिल लगेंगे, पोल्ट्री का तैयार होगा, प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान आत्मनिर्भर पैकेज में दिया गया है। ये 1 लाख करोड़ कहाँ लगना है? 1 लाख करोड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लगना है, फीड मिलों में लगना है। अगर मैं आज पंजाब में जाके फीड मिल लगाता हूँ, पोल्ट्री फीड तैयार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे पंजाब की मक्का में किसानों के साथ में कॉन्टैक्ट करूँ, तो पहली परिस्थिति में मुझे हर मंडी में जाना पड़ेगा। हर जिले की हर मंडी में मैं जाऊंगा, मंडी में बात करूंगा, खरीद करूंगा, क्योंकि एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट कृषि उत्पाद का नहीं हो सकता। आज अगर मुझे पंजाब में फीड मिल लगानी है तो मैं किसान से कांटेक्ट करूंगा, किसानों को कहूंगा आप अपनी फसल सीधे फीड मिल पे लाइए, मैं आपको उचित मूल्य दूंगा। आज अगर मक्का का उचित मूल्य किसान को मिलता है तो किसान का फायदा है।
अगर इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार मिलेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे काम करेंगे, किसान का ही फायदा उसमें भी है। तो जो मोदी जी की सोच है वो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। आज हम इतना धान मक्का सब चीजें इतनी पैदा करते हैं कि विदेश को भी भेज सकें, लेकिन विदेश को जाने के लिए फूड के प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जब भी आएंगी जब किसान के साथ एग्रीमेंट होगा। जब कई बार हम कहते हैं, आज पटियाला में बैठा हुआ, पटियाला में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं और पटियाला में शायद तरुण जी मुझे लगता है कपड़े का और उसका काफी बड़ा काम है। पटियाला में जो इंडस्ट्रीज है, जूते का पटियाला में काम है। आज पटियाला में कोई भी व्यापारी अपना उत्पाद देश के किसी भी हिस्से में जाके बेच सकता है। पटियाला का व्यापारी आज दिल्ली आएगा, मुजफ्फरनगर जाएगा, कलकत्ता जाएगा, पुरी जाएगा और अपना उत्पाद बेच सकता है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी व्यापारी को अपना सामान बेचने की छूट है साहब, लेकिन किसान को अपना उत्पाद बेचने की मंडी के अलावा छूट नहीं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं किसान हूं, मेरी मर्जी है, मेरे यहाँ गन्ने के कोल्हू होते हैं, मेरा गुड़ और शक्कर मुजफ्फरनगर की पंजाब के हर हिस्से में जाता है। हरियाणा और पंजाब में मेरे जनपद का गुड़ और शक्कर जाता है। अगर मेरे गांव में कोल्हू है और मेरे गांव का एक छोटा सा किसान जिसने कोल्हू लगाया है, अगर वो अपना गुड़ और शक्कर बेचना चाहता है तो पंजाब नहीं बेच सकता सीधा इस कानून से पहले। वो मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में जाएगा, गुड़ मंडी का टैक्स देगा, टैक्स देके वापस आएगा, हरियाणा बॉर्डर पर रिश्वत देगा, फिर पंजाब जाएगा, पंजाब बॉर्डर पर रिश्वत देगा और फिर पंजाब में मेरा गुड़ शक्कर पहुंचेगा मुजफ्फरनगर के किसान का, जो कि मात्र आपसे 200 किलोमीटर पटियाला से दूर मेरा किसान बैठा हुआ है। आज इस कानून के बाद किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में गुड़ और शक्कर लेके चलेगा, किसी को रिश्वत नहीं देनी, कहीं मंडी टैक्स नहीं देना, कहीं कोई मतलब नहीं, सीधा जाके पंजाब के जिस भी उपभोक्ता को चाहिए उसके घर तक वो गुड़ पहुंचाने का काम करेगा। अगर इस चैन में आप देखेंगे कितने लोग बिचौलिया थे, इसमें मंडी भी थी, इसमें और लोग भी थे बीच में खरीदारी करने वाले, इसमें पुलिस भी थी, इसमें सेल टैक्स थे, बहुत से विभाग कहीं ना कहीं रिश्वत या टैक्स के रूप में किसान से उसके उत्पाद का लेते थे। तो मैं तो समझता हूं किसान के साथ ये इतना बड़ा अन्याय आजादी के इतने साल बाद तक करने का काम जिसने किया है, किसान उसको कभी माफ नहीं करेगा। हमें अधिकार है, आज अधिकार दिया है, आज मंडी को ये नहीं कहा किसान मंडी में ना लेके जाए, आज किसान को अधिकार दिया है कि वो डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज को बेचना चाहे कोल्ड स्टोरेज को अपना उत्पाद बेचे, वेयर हाउस को देना चाहता है वेयर हाउस को दे, मंडी को देना चाहता है मंडी को दे। मंडी व्यवस्था रहेगी, सरकारी खरीद खूब होगी, उन मंडियों के माध्यम से ही होगी। एमएसपी जारी रहेगा। कई बार कहा जाता है कि बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं, साहब पढ़ तो लीजिए, जिसके बारे में बिल है उसका तो जिक्र होगा। और जब नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री सदन में कोई बात बोलते हैं, अगर सदन में कोई मंत्री कोई आश्वासन देता है, कोई बात कहता है, तो शायद बुद्धिजीवी वर्ग में सामने बैठा वो अच्छी तरह जानते हैं उसकी बात की कीमत क्या है। और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि एमएसपी जारी थी, एमएसपी जारी है, एमएसपी जारी रहेगी। इस देश में कोई सरकार हो, आज तो नरेंद्र मोदी जो किसान हित की सरकार है, कोई भी सरकार हो, किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ कर सके या एमएसपी को कहीं से टच भी कर सके, बल्कि एमएसपी तो बढ़ेगी। हम सबकी इच्छा है कि एमएसपी, हमारी सरकार ने आज जिस स्वामीनाथन का जिक्र होता था कि स्वामीनाथन जी की 1.5 गुना जो किसान को अपनी उपज का 1.5 गुना मिलेगा, उसी स्वामीनाथन जी की सिफारिशें हैं तीनों, जो 2007 से कांग्रेस लिए बैठी है। अपने हर घोषणा पत्र में कांग्रेस कहती है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, ना स्वामीनाथन की फसल के मूल्य में रिपोर्ट लागू की, ना स्वामीनाथन को किसान को आजादी दिलाने के नाम पे ये जो 3 बिल लाए गए हैं इनमें कहीं से लागू किए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से पंजाब में जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, पंजाब में किसानों को जिस तरह से भड़काया गया है, जिस तरह से एक राजनीतिक किसान के कंधे पे बंदूक रख के की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की इतनी हैसियत तो रही नहीं कि देश में राजनीति कर सके। देश में अगर राजनीतिक कांग्रेस आज किसान के कंधे पर रख के बंदूक करना चाहती है तो देश का किसान मुझे लगता है समझ चुका है। पंजाब में भी ये राजनीतिक प्रायोजित कार्यक्रम है। इतना बड़ा देश है, क्यों सिर्फ पंजाब और हरियाणा में किया गया आंदोलन, क्यों पूरे देश में इस बिल का स्वागत है? पूरे देश में, आप पूरा देश देखिए, हर जगह स्वागत है। वो इसलिए पंजाब से शुरुआत की गई कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वही सरकार है जो इन बिल के समर्थन में थी, वही मुख्यमंत्री हैं जो अभी प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी बनाई थी, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे, जो कृषि सुधार के बारे में थी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन थे। आपके कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उस कमेटी के मेंबर थे। ये वही अमरिंदर सिंह हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हमेशा हिमायत करते आए हैं,
और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल में दोनों मूलभूत अंतर अगर आप समझेंगे, किसान की जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। किसान का जो पहले से तय होगा कि इतने रुपए में उत्पाद में उसकी फसल खरीदी जाएगी। अगर किसान को लगता है कि नहीं, मेरा रेट जिस दिन मैंने एग्रीमेंट किया मैं दिग्भ्रमित था, मेरी समझ में नहीं आया और मैंने कम रेट पे एग्रीमेंट कर लिया, तो किसान को अधिकार है उसी दिन एग्रीमेंट तोड़ सकता है। किसान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसे अगर एडवांस लिया हुआ है सिर्फ एडवांस वापस करना है। जबकि अगर किसान के साथ कोई भी कंपनी या कोई व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उसे कॉन्ट्रैक्ट को मानना पड़ेगा और पूरा पैसा किसान को देना पड़ेगा। अगर किसान की फसल खराब होती है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो कोई समस्या नहीं है किसान के लिए। जिसने किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको किसान का मिनिमम वो कीमत देनी पड़ेगी, फसल खराब होने के बावजूद देनी पड़ेगी। और अगर किसान की कोई समस्या है और किसान कोर्ट में पहले चक्कर लगाता था, पहले लोकल कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लोकल एसडीएम के पास जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर उसका निस्तारण होगा। और अगर वहां राजनीतिक लोग हैं जिले में जो प्रक्रिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर मामले में किसान के हित में ही फैसला होगा, किसान के खिलाफ फैसला नहीं हो सकता। तो मेरा तो अनुरोध यही है आप सब लोगों से कि किसान तक आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचे। और मैं तो स्वागत करूंगा। मैं जब कृषि राज्य मंत्री 2014 में बना तो मेरे मंत्रालय का बजट 18,000 करोड़ था। उससे पहले मात्र 12,000 करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय का बजट था। आज कृषि मंत्रालय का बजट 1,35,000 करोड़ रुपए उसी मंत्रालय का बजट है साहब। जिस मंत्रालय का मंत्री मैं 18,000 करोड़ में बना था, आज इसी मंत्रालय के एक हिस्से में 1,35,000 करोड़ रुपए, जबकि एनिमल हस्बेंड्री को अलग विभाग बना दिया गया इसी कोरोना काल के दौरान। क्योंकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, 2 बात उसके बारे में भी आप तक आपके माध्यम से किसानों को पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे आत्मनिर्भर भारत में करीब 50,000 करोड़ का पैकेज पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय को मिला है। आजादी के बाद आज तक 1947 से आज तक इस विभाग का इतना बजट नहीं हुआ। मिला के 52,000 करोड़ रुपए जितने प्रधानमंत्री ने इस दौरान मेरे मंत्रालय को दिए हैं। 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य संपदा योजना, 15,000 डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, 13,500 करोड़ रुपए एफएमडी और ब्रूसेलोसिस वैक्सीनेशन के लिए। साहब 1 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान था किसान का, सिर्फ एफएमडी एक बीमारी के कारण। 13,500 करोड़ का पैक दिया है अलग से पैकेज। हमने शुरुआत कर दी है। पंजाब में भी किसानों के पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है लगनी। 13,500 करोड़ रुपए खर्च करके 20,000 करोड़ का 1 साल में फायदा किसान को होगा। कहीं पर विपक्षी दल पूछते हैं कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी। अभी पंजाब में पिगरी फार्म, अगर देश में कहीं सबसे ज्यादा पिगरी फार्म है तो पंजाब में। अभी लॉकडाउन के दौरान नॉर्थ ईस्ट की सरकारों ने बंद कर दिया अपने यहाँ। मैं पहला व्यक्ति था जो पंजाब के जो पिगरी फार्मर हैं उनके पक्ष में खड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं, आप नहीं रोक सकते। एक तरफ पंजाब का पिगरी फार्मर चाहता है कि उसका पिग नॉर्थ ईस्ट में जाए, मेघालय जाए, असम जाए, नागालैंड जाए, और दूसरी तरफ पंजाब के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, फसलों तो मंडी में ही जानी चाहिए। दो तरफ नहीं चल सकती। अगर आज पंजाब के पिगरी फार्मर के साथ हम खड़े हैं, पंजाब के पोल्ट्री फार्मर के साथ खड़े हैं, पंजाब के डेयरी फार्मर के साथ खड़े हैं, पंजाब की पोल्ट्री साहब कहां तक जाती है? पंजाब में जो मुर्गी पोल्ट्री फार्म में अंडा है पंजाब का, पूरे देश में जाता है नहीं जाता है? अगर हर प्रदेश ये कहना शुरू कर दे कि नहीं साहब, मैं तो पंजाब से पिग नहीं लूंगा, मैं तो पंजाब की पोल्ट्री नहीं खाऊंगा, मैं तो पंजाब के अंडे नहीं खाऊंगा, या मैं तो पंजाब से आया हुआ दूध नहीं पीऊंगा, तो नहीं चल सकता। 1 नेशन 1 मार्केट, पूरा देश अगर एक मार्केट बनेगा तो सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के किसान का होगा। क्योंकि पंजाब के किसान जैसा किसान इस देश में कोई नहीं है। पंजाब का किसान एग्रीकल्चर में ही आगे नहीं, पंजाब का किसान डेयरी फार्मिंग में आगे, पोल्ट्री फार्मिंग में आगे, पंजाब का किसान पिगरी फार्मिंग में आगे। आप तो पूरे देश को खिला रहे हैं। अगर कहीं ये रोक हटती है तो सबसे बड़ा फायदा पंजाब का ही होने जा रहा है। पंजाब में शुरुआत हुई है, कहते हैं दुगनी आमदनी कैसे होगी? देखिए साहब, खेती नहीं बढ़ाई जा सकती। आज जोत छोटी हुई है। आज किसान 85% ज्यादा किसान मार्जिनल फार्मर है। उसकी हम किसान जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इनके माध्यम से, चाहे वो मछली पालन है, चाहे वो पशु डेयरी पालन है, चाहे वो पिगरी फार्मिंग है, चाहे वो गोट फार्मिंग है, इसके माध्यम से हमें एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हुए किसान
की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री ने रखा है। और पंजाब में जो किसान पिगरी फार्मिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे परमिशन के बावजूद पंजाब के पिगरी फार्म का उत्पाद असम में रोक लिया गया। कल ही मेरी असम के मुख्यमंत्री से बात हुई, पूरे असम के अधिकारियों से मेरी बात हुई, पशुपालन मंत्री से बात हुई। मैंने कहा कोई अधिकार नहीं आपको कि पंजाब के पिगरी फार्मर का पिग आप बॉर्डर पर रोक सको, अधिकार आपको नहीं है। हम इसी अधिकार को किसान के देने की बात करते हैं। हम इसी के माध्यम से किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। एमएसपी भी रहेगी, बल्कि हर साल बढ़ेगी एमएसपी। मोदी सरकार में एक साल भी ऐसा नहीं है जो एमएसपी ना बढ़ी हो। एमएसपी भी बढ़ेगी, हर साल खरीद भी बढ़ेगी। अब हम दलहन की खरीद भी करेंगे, तिलहन की खरीद भी करेंगे। पंजाब का उत्पाद देश के हर कोने में जाएगा। पंजाब के किसान ने तो साहब हर प्रदेश के किसान को खेती करना सिखाया है। मैं भी छत्तीसगढ़ गया, अगर छत्तीसगढ़ आप जाएंगे तो देखेंगे कि खेती करनी किसी ने सिखाई है तो पंजाब के हरियाणा के किसान ने सिखाई है। उससे पहले खेती नहीं होती थी। मध्य प्रदेश की 18% ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो उसमें से बहुत बड़ा योगदान पंजाब और हरियाणा के किसान का है। आप लोगों ने तो देश को खेती करना सिखाया है। आप तो सिरमौर है खेती के, और आपसे कम से कम पंजाब और हरियाणा के किसान से मुझे उम्मीद नहीं है कि किसान हित में लिए गए इतने बड़े फैसले को, मैं आंकड़ों पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, आंकड़े आप सबके पास बार बार आ चुके हैं। चूंकि मैं किसान हूं, कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ा, कृषि परिवार में जन्म लिया, किसान परिवार में, और किसान से जुड़े हुए विभाग का मंत्री हूं। मैं किसान की बात दिल से सोचता हूं, दिमाग से ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान हित की बात करूंगा। तो शायद आने वाला जब इतिहास लिखा जाएगा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, और ये होगा कि किसान हित में कौन से काम हुए, तो मोदी सरकार के 30 बिलियन किसान के हित में सबसे बड़ा कारण हो गया किसान की आमदनी बढ़ाना, किसान को अपने पैर पर खड़ा करना, और एक आधुनिक खेती जो पंजाब ने पूरे देश को खेती सिखाई। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा नई टेक्नोलॉजी, नया बीज, नई इनपुट पंजाब का किसान शुरुआत करेगा और पूरे देश का किसान उसका अनुपालन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संजीव बालियान जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दिसी है। इस तरह साडा खेती तो इलावा होर भी आमदन का जरिया बन सकता है, चाहे वो मच्छी पाल के, मधुमक्खी पाल के, भेड़ा बकरियां रख के, या पोल्ट्री फार्म चला के। हुण मैं बेनती करांगा तुहाडे उत्थे साडे मीडिया दे गिल साहब होणगे, जिला प्रधान जी या गिल साहब, कैमरा प्रेस वाल नूं कर दिओ, और जिहड़े भी प्रेस वालियां ने कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरी प्रेस वाले बंधुआं के बेनती है कि वो अपना अखबार का नाम